हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं सैलरी हेड ऑफ इनकम और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में जो सबसे पहला सेक्शन है इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम का वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन को हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। इनफैक्ट सैलरी में ही नहीं, जितने भी आप हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सब हेड का जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम कब और कैसे टैक्सेबल होगी। क्या बताता है? कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कब होगी और कैसे होगी। राइट, तो इस हेड का जो सबसे पहला सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, वो है सेक्शन 15। और वो क्या बताता है आइए देखते हैं। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। कहता है सैलरी टैक्सेबल होगी रिसिप्ट पे, ड्यू पे, जो दोनों में से अर्ली हो जाए। इसका मतलब समझाता हूं आपको। अगर मैंने साल भर में 12 महीने काम किया है तो मेरी सैलरी ड्यू होती है 12 महीने की, लेकिन मुझे तनख्वाह मिली कितनी होगी? हो सकता है 12 महीने मिल गई हो सकता है सिर्फ 10 महीने की मिली हो, 2 महीने का अभी बाकी चल रहा हो, एम्प्लॉय ने नहीं दिया पैसा अभी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 12 महीने काम किए लेकिन तनख्वाह आपको 14 महीने की मिल गई। कैसे? 2 महीने का एडवांस मिल गया, बाद में कटेगा पैसा। होता है ना, आपने एम्प्लॉय से एडवांस में पैसा उठा लिया, ठीक है, या एम्प्लॉय ने सैलरी रोक ली तो आपकी रिसिप्ट कम हो गई। और हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा है, एकदम टाइमली तनख्वाह देता है, कभी बाकी नहीं लगाता, तो 12 महीने काम किए होंगे तो 12 महीने की तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो हम जितने महीने काम किए हैं बेसिकली उतने महीने तो मेरी सैलरी ड्यू हुई। रिसिप्ट आपकी कम या ज्यादा दोनों हो सकती है। राइट, तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं। वर्कड फॉर 12 मंथ, तो हमारी सैलरी ड्यू होगी, ड्यू फॉर 12 मंथ। लेकिन अगर सैलरी ड्यू फॉर 12 मंथ होगी तो रिसिप्ट भी 12 मंथ की हो चुकी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। रिसिप्ट हो सकता है आपकी 10 ही महीने की हुई है, रिसिप्ट हो सकता है 12 महीने की तनख्वाह हो गई है, रिसिप्ट हो सकता है ज़्यादा भी हो गई है, 14 महीने की हो गई है। ये सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। 10 महीना मतलब एक कम का एग्जाम्पल लिया, एक बराबर का एग्जाम्पल लिया, एक ज़्यादा का एग्जाम्पल लिया कि ज़्यादा तनख्वाह मिल गई आपको। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, सैलरी टैक्सेबल क्या होगी? ड्यू के हिसाब से होगी, मतलब 12 महीने की तनख्वाह होगी या जितना मिला है उसकी तनख्वाह होगी। तो कहता है जो अर्लियर होगा। क्या वर्ड यूज करता है? जो अर्लियर होगा। अब पहला केस देखते हैं, यहां पे 3 केसेस हो गए। पहला केस क्या है? 12 महीने की ड्यू, 10 महीने की रिसिप्ट, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है 12 महीने की ड्यू लेकिन 12 महीने की पेमेंट भी। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है 12 महीने का ड्यू लेकिन 14 महीने की रिसिप्ट। आइए पहले केस को डिस्कस करते हैं। आपकी 12 महीने की तनख्वाह ड्यू हुई लेकिन रिसिप्ट 10 ही महीने का हुआ, तो क्या चीज जल्दी हो रहा है? क्या जल्दी हो रहा है? ड्यू जल्दी हो रहा है या रिसिप्ट जल्दी हो रहा है? बताइए। यहां पे आपका ड्यू जल्दी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ड्यू 12 महीने का हो गया साल भर में, रिसिप्ट जबकि 10 ही महीना हो पाया। तो क्या जल्दी जल्दी हो रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है आपका ड्यू। ठीक है, सैलरी ड्यू हुई 12 महीने की, अब रिसिप्ट भी हुई 12 महीने की। इसमें क्या जल्दी हो रहा है? दोनों ही बराबर हो रहे हैं, ड्यू भी अर्ली है, रिसिप्ट भी अर्ली है, मतलब इसमें अर्ली जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर साल भर में तनख्वाह ड्यू भी 12 महीने की हुई, मिली भी 12 महीने की, तो आपके मन में प्रश्न आएगा क्या कि कितने महीने की तनख्वाह टैक्सेबल होनी चाहिए? अरे तब तो 12 महीने होनी चाहिए। कंफ्यूजन तब है जब आपकी सैलरी ड्यू कुछ और महीनों की हो रही है और रिसिप्ट आपको कुछ और ही महीनों की तनख्वाह हो रही है। यानी यहां पे टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल कितना होगा, इसमें आपके लिए एक प्रश्न बनता है। यहां टैक्सेबल कै महीने की सैलरी होगी? टैक्सेबल 12 मंथ सैलरी होगी। इसमें थोड़ी ना टेंशन है। क्यों? अरे भाई सैलरी ड्यू भी 12 महीने हुई और रिसिप्ट भी 12 महीने हुई, तो 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। यहां पे एक सोचने का विषय है। तो जहां जहां सोचने का विषय है, हमारी गवर्नमेंट बता क्या रही है, कानून क्या कहता है? कहता है भाई साहब अर्लियर क्या है ये देखिए। इन दोनों ही प्रश्न, जहां पे भी प्रश्न बना है वहां पे अर्लियर देखना है। अर्लियर क्या होगा? सैलरी ड्यू हुई 12 महीने की लेकिन रिसिप्ट हुई 10 महीने की। फिर से देखिए, अब यहां पे सैलरी ड्यू हुई 12 महीने की, रिसिप्ट हुई 10 महीने की। क्या चीज जल्दी हो रहा है?
सर ड्यू जल्दी हो रहा है क्योंकि ड्यू तो 12 महीना हो चुका। देखिए ड्यू 12 महीना हो चुका, उतने ही समय में रिसिप्ट कितना हुआ 10 महीना। कौन आगे आगे चल रहा है? ड्यू आगे आगे भाग रहा है, रिसिप्ट पीछे पीछे है। अर्लियर क्या हो रहा है? ड्यू। अर्लियर क्या है? ड्यू। यहां पे देखते हैं अर्लियर क्या है। आइए दूसरा केस देखिए, यहां पे अर्लियर क्या है? सैलरी ड्यू 12 महीने की, रिसिप्ट हो गई 14 महीने की। रिसिप्ट जल्दी जल्दी भाग रहा है, अर्लियर रिसिप्ट है, तभी तो साल भर में रिसिप्ट 14 बार हो गया जबकि ड्यू 12 ही बार हुआ। तो क्या अर्ली हो रहा है? जल्दी क्या हो रहा है? साल भर में 14 बार जो चीज हुई है वो जल्दी हुई है, या साल भर में जो 12 बार हुई है वो चीज जल्दी हुई है? अरे साल भर में जो चीज 14 बार हो गई वो ना जल्दी हुई। तो पता है अर्लियर क्या हुआ यहां पे? अर्लियर हुआ यहां पे रिसिप्ट, यानी यहां पे टैक्सेबल क्या होगा? ड्यू टैक्सेबल होगा, यानी टैक्सेबल होगा सैलरी ऑफ 12 मंथ। यहां पे क्या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा सैलरी ऑफ 14 मंथ। रिसिप्ट 14 महीने है और यहां पे ड्यू टैक्सेबल होना है ना, तो ड्यू 12 महीने है, ये टैक्सेबल हुआ। अब आपको एक बात सिखाते हैं। कानून कहता है विच एवर इज अर्लियर, मैं आपको बोलूंगा मत दिमाग लगाओ, अर्लियर नहीं। अर्लियर का मतलब होता है हायर, हायर जो ज्यादा है। अरे जो चीज ज्यादा है वो जल्दी जल्दी हुई है तभी तो ज्यादा होगी, जो ज्यादा है वही अर्ली है। तो अब आप अर्ली फर्ली नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे विच एवर इज हायर। ड्यू और विच एवर इज हायर वो सैलरी की इनकम है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है? अब देख लीजिए, जो ज्यादा है वो टैक्सेबल है। 12 महीना 10 महीना में कौन सा ज्यादा है? 12 महीना, ये टैक्सेबल है। 12 महीना 14 महीना कौन सा ज्यादा है? 14 महीना, ये टैक्सेबल है। अब याद रहेगा आपको बात। तो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। अब अर्लियर बोलना नहीं, अब कभी भी अर्लियर नहीं बोलेंगे, पूरे कोर्स भर में अर्लियर वर्ड यूज नहीं करेंगे। लॉ कहता है अर्लियर, कहने दीजिए, हम लोग आसान भाषा में बात करेंगे। जो ज्यादा है, अर्लियर बोलते हैं ना, कंफ्यूजन होता है अर्ली क्या है, अब सोचना पड़ेगा। जो जल्दी जल्दी हुआ वो अर्ली है भाई, जो ज्यादा हो गया वो अर्ली है, इतना नहीं। जो अमाउंट ज्यादा है वही इनकम है, याद रहेगा आपको। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व भी करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ही सॉल्व भी करेंगे, बस आप मेरे साथ साथ देखिए। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ज्वाइंट जॉब ऑन 1/4/2023, सैलरी ₹25,000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी गेट्स ड्यू ऑन लास्ट डे of each month. Salary is paid on 5th day of next month. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे जो दो वर्ड थे इस बात को समझ लीजिए, रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को तनख्वाह मिली, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय को तनख्वाह किस दिन मिली इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। एम्प्लॉय के हाथ में रिसिप्ट क्या माना जाता है? जिस दिन एम्प्लॉयर पेमेंट करता है। जैसे एम्प्लॉय ने आज तनख्वाह पे की, लेकिन एम्प्लॉय को मान लीजिए कल क्रेडिट हुआ, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर ने किस दिन पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आप भी कहीं नोट कीजिए, डेट ऑन विच एम्प्लॉयर पेज सैलरी, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या होता है? डेट ऑन विच एम्प्लॉयर मेक्स एंट्री ऑफ सैलरी पेबल। एम्प्लॉयर जिस दिन सैलरी पेबल की एंट्री करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कहलाता है सैलरी ड्यू। मैं आपको बताता हूं, जब तनख्वाह देता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसके पहले वो ड्यू कराता है, किसकी तनख्वाह कितनी हुई, और एंट्री होती है उसकी अकाउंटिंग में। मैं आपको अकाउंटिंग के हिसाब से समझा रहा हूं एक बार। सैलरी अकाउंट डेबिट
टू सैलरी पेबल। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टैक्स निकालना है, आपको रेफरेंस हर एस्पेक्ट में समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी जर्नल एंट्री भी क्या होती है, तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये एंट्री हुई है तो अकॉर्डिंगली टैक्सेशन क्या होगा। तो एम्प्लॉय तनख्वाह देने से पहले एक बार एंट्री कर रहा है सैलरी जो उसे देनी है उसकी एंट्री, तो वो एंट्री करता है सैलरी अकाउंट डेबिट और टू सैलरी पेबल कि भाई इतनी तनख्वाह देनी है। ये एंट्री किस दिन होती है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ध्यान दो, हम कह रहे हैं लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मिस्टर एक्स ने नौकरी किस दिन ज्वाइन की थी, 1 अप्रैल को। तो जल्दी बताइए, एम्प्लॉयर कह रहा है कि हम तनख्वाह को ना महीने के आखिरी दिन ड्यू करा देते हैं कि भाई ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। ड्यू कराने का मतलब अब ये तनख्वाह देनी पड़ेगी, लाइबिलिटी ड्यू हो गई। एम्प्लॉय कब ज्वाइन किया था, 1 तारीख को। महीने की आखिरी तारीख को वो एम्प्लॉयर कहता है मेरा खर्चा आ गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो यानी पहली एंट्री वो करेगा 30/4/2023 को, ठीक है। कितने की, 25,000 रुपए पे एम्प्लॉय हायर हुआ था, 25,000 रुपया। अब कहता है सैलरी पेड ऑन 5th डे, तनख्वाह ड्यू होती है महीने की आखिरी तारीख को, लेकिन एम्प्लॉय तुरंत पैसा नहीं देता है, कुछ दिन रोक के। कितने दिन बाद दे रहा है, 5 दिन बाद। अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट जाती है। तो अगले महीने की 5 तारीख को पता एंट्री क्या होती है, 5/5/23 को एंट्री होगी सैलरी पेबल डेबिट टू बैंक, 25,000 रुपये। अब आप समझिए लॉ में क्या लिखा हुआ है। लॉ में लिखा है ड्यू और रिसिप्ट। पता है ड्यू क्या है, ये वाला ड्यू है, और ये वाला क्या है, रिसिप्ट। जब इनकम टैक्स कहता है ना कि तनख्वाह जो एम्प्लॉय को मिली, तो एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं होता तनख्वाह जो एम्प्लॉय को मिली, उसका मतलब होता है तनख्वाह जो एम्प्लॉयर ने दी। हाँ, ये मतलब होता है, ठीक है। और ड्यू का मतलब भी क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है जब तनख्वाह एम्प्लॉयर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेबल दिखाया। यानी जो एम्प्लॉय सैलरी इनकम पे टैक्स दे रहा है ना, उसको कब पैसा मिला इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको पूरी तनख्वाह पे टैक्स देना है एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग के हिसाब से। एम्प्लॉयर ने किस दिन ड्यू कराया और एम्प्लॉयर ने किस दिन पे किया, वो ये देखेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम इसकी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हैं। सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। तो 23-24 में आप पहले तो मुझे बताएंगे कि ड्यू कितनी बार हुआ, ड्यू कितनी बार हुआ प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो सबसे पहली बार प्रीवियस ईयर 23-24 में ड्यू हुआ 30 अप्रैल को, ठीक है। फिर यानी अप्रैल में भी ड्यू हुआ, मई में भी, हर महीने ड्यू होगा 30 तारीख को, ठीक है। हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होगा। तो अप्रैल से लेके मार्च तक हर महीने ड्यू होगा, हाँ। तो ड्यू कितनी बार होगा, 12 महीने तक ड्यू होगा, ठीक है। यानी 12 × 25,000 इतनी ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू वाली एंट्री कितने रुपए की हो चुकी होगी, ये है ड्यू वाली एंट्री, ठीक है। ये पहली वाली एंट्री ड्यू की है। ये कितनी बार एंट्री हो चुकी होगी, 25,000 की 12 एंट्री साल भर में हो जाएगी, यानी 3 लाख रुपया। प्रीवियस ईयर 23-24 में रिसिप्ट वाली एंट्री क्या बार हो चुकी होगी, रिसिप्ट की एंट्री इसको कहते हैं। पहली एंट्री मई में हुई है, तो भाई अप्रैल में तो एंट्री हुई नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, मई में एंट्री हुई, और हर महीने होगी, मई में, जून में, जुलाई में, हर महीने होगी, मार्च तक होगी, ठीक है। यानी मई से लेके मार्च तक इस साल में क्या बार एंट्री हुई, बस आपको इससे मतलब है, इस साल में 11 बार एंट्री हुई। ड्यू की एंट्री तो साल भर में 12 बार हुई। पहली एंट्री हुई 30 अप्रैल को, आखिरी एंट्री होगी 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 को। लेकिन रिसिप्ट की पहली एंट्री होगी 5/5/23 को, और आखिरी एंट्री होगी 5/3/24 को। इस फाइनेंशियल ईयर में, इस पर्टिकुलर ईयर में तो 11 बार एंट्री हो पाएगी। तो रिसिप्ट हुआ 11 × 25,000, कितना रुपया हुआ, 2,75,000। सैलरी की इनकम कितनी होगी, सैलरी इनकम इज इक्वल टू जो ज्यादा है, विच एवर इज हायर, 3 लाख। ये निकल गया सैलरी इनकम। क्लियर है सबको। चलिए एक क्वेश्चन अब और देता हूं, फिर से सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल, क्या क्या बातें बतानी होती है हमको, जॉब ज्वाइनिंग की डेट, मिस्टर एक्स ज्वाइंड जॉब ऑन 1/5/23
ड्यू, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, सैलरी पेड ऑन सेवेंथ डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सैलरी इक्वल टू 30,000 पर मंथ। कैलकुलेट सैलरी इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2023-24। प्रीवियस ईयर 23-24 की आपको इनकम निकालनी है। तो आपको बस यही काम करना है। ड्यू कै बार होगा, रिसिप्ट कै बार होगा। तो चलिए देखिए, सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो पहली बार ड्यू कब हुई होगी? पहली बार ड्यू कब हुई होगी? पहली बार ड्यू होगी 1/6/23 को, यही ना होगा? इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 23-24 में पहली बार ड्यू कब होगी? उसने जॉब ज्वाइन किया मई में, तो मई की तनख्वाह ड्यू कब होती है? अगले महीने की 1 तारीख को, यानी पहली बार ड्यू होगी जून में, 1 जून को। ठीक है, 1 जून को ड्यू होगी और हर महीने ड्यू होती जाएगी। फिर तो मई वाली जैसे जून में हुई, जून की जुलाई में होगी, ऐसे ही हर महीने अगले महीने ड्यू होती जाएगी। तो मतलब 1 जून से ड्यू शुरू होगा और 1 मार्च को आखिरी ड्यू होगा। यानी अप्रैल और मई में कुछ भी ड्यू नहीं हुआ, जून से लेके मार्च तक ड्यू हो गया, यानी 10 ही महीने ड्यू हुआ। तो सैलरी जो ड्यू हुई वो 10 × 30,000 हुई, 3 लाख। रिसिप्ट क्या बार हुई? आपको बस प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है। इस ईयर में कितनी बार हुआ है ना, ये देखना है। 23-24 में कितनी बार हुआ है, यही देखना है आपको। रिसिप्ट होगा पहली बार कब होगा, बस आप ये देखिए पहली बार कब होगा। अगले महीने की 7 तारीख, नौकरी की है मई महीने में, तो अगले महीने की 7 तारीख, यानी कि 7/6/23 को। छठवें महीने में पे रिसिप्ट हो रहा है 7/6 को, और आखिरी रिसिप्ट कब होगा? 7 मार्च 2024 को, यही तो होगा। तो जून से लेके मार्च तक मेरा हर महीने में रिसिप्ट हो रहा है 7 तारीख को। क्या बार रिसिप्ट हुआ? 10 बार रिसिप्ट भी हुआ है। 3 लाख। ड्यू और रिसिप्ट दोनों ही इस क्वेश्चन में बराबर हुआ है, इसलिए सैलरी की इनकम कितनी है? सैलरी इनकम इज इक्वल टू 3 लाख। नहीं तो जो ज्यादा होता वो इनकम हो जाती। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके लिए। सपोज एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू हो रहा था, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू हो रहा था, बस बाकी चीज सेम है। अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू हो रहा था, यानी पहली तनख्वाह कब ड्यू होगी? मई की मई में ही हो जाएगी, 31/5/23 को ड्यू हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट की डेट सेम है, अगले महीने की 7 तारीख। तो यानी ड्यू क्या बार होगा? बस अप्रैल में ड्यू नहीं हुआ, हर महीने ड्यू होगा, फिर हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होगा। तो मई से लेके मार्च तक ड्यू होगा, मई 2023 से लेके मार्च 2024 तक हर महीने ड्यू होगा 31 तारीख को, यानी 11 बार टोटल ड्यू होगा। तो ड्यू कितना हो गया? 11 × 30,000, 3,30,000। रिसिप्ट कितना होगा? ग्यारह नहीं, रिसिप्ट क्या बार होगा? अगले महीने की 7 तारीख, यानी कि ये रिसिप्ट तो सेम ही है, क्योंकि रिसिप्ट के लिए हम कुछ चेंज किए ही नहीं। तो ये 10 × 30,000 होगा, ये हो गया 3 लाख। ठीक है ना बच्चों? तो सैलरी की इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई 3,30,000, इनकम हो गई 3,30,000। राइट। चलिए अब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स ज्वाइंड A Limited on
1/5/23, सैलरी 30,000 पर मंथ, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, पेड ऑन 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेफ्ट जॉब ऑन 30/9/23, फिर उसके बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी, ठीक है, 30/9 को, फिर ज्वाइंट बी लिमिटेड ऑन 1/10/23, यहाँ पे सैलरी थी इसकी 40,000 पर मंथ, ठीक है, सैलरी ड्यू यहाँ पे होती है, ड्यू, अब बी लिमिटेड के यहाँ अलग सिस्टम है, सैलरी ड्यू होती है ऑन लास्ट डे, ड्यू का मतलब समझते हैं ना, एम्प्लॉयर किस दिन पेबल की एंट्री मारता है, इसका मतलब होता है ड्यू, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी पेड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, कैलकुलेट सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, क्वेश्चन लिख लीजिए मजे से, फिर आइए, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नौकरी छुड़वाई, दूसरी ज्वाइन कराई, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, प्रोसीजर तो सेम है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब पहली बार बच्चा करता है। चलिए हम पेन भी चेंज कर दें, सैलरी ड्यू हो रही है ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ड्यू कब होगी, पहली बार ड्यू होगी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, होता है 1/6/23 को ड्यू होगी, ठीक है, और ये 30,000 वाली सैलरी क्या बार ड्यू हो रही है, जरा सा देखो, मई में नौकरी किया तो 1/6/23 को ड्यू हुई उसकी, ठीक है, नौकरी छोड़ा 30/9/23 को, जो 30/9/23 को जब वो नौकरी छोड़ा तो 9वें महीने की जो तनख्वाह होगी वो अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होगी कि नहीं होगी भाई, 9वें महीने की 10वें महीने में ड्यू होगी 1 तारीख को 30,000 रुपये की तनख्वाह, यानी आखिरी बार जो ड्यू होगी वो होगी इसकी 1/10/23 को। बताइए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? एक 10/23 को, ये समझ में आई बात? मई में नौकरी ज्वाइन किया, मई की तनख्वाह ड्यू होगी अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 जून को, 30 सितंबर को वो नौकरी छोड़ दिया, तो आखिरी बार ड्यू कब होगी, सितंबर की जो तनख्वाह है वो 1 अक्टूबर को ड्यू होगी, बस उसके बाद तो फिर वो नई वाली तनख्वाह जो है वो ड्यू होगी। अभी हम 30,000 की बात कर रहे हैं, 30,000 वाला ड्यू 1 जून को शुरू हुआ और 1 अक्टूबर को खत्म हो गया, ठीक है। पेमेंट कब कब हुई, पहली पेमेंट हुई होगी इसको अगले महीने की 5 तारीख, यानी पहली पेमेंट हुई है इसको 5/6/23 को, आखिरी पेमेंट 30,000 वाली, उसके बाद तो 40,000 की नौकरी कर लिया था ना, आखिरी पेमेंट 30,000 वाली कब हुई उसको, देखिए सितंबर में नौकरी वो छोड़ा है, तो सितंबर की तनख्वाह जो मिली होगी उसको 5 अक्टूबर को मिली होगी, तो 5 अक्टूबर को आखिरी बार पेमेंट हुई उसकी, ठीक है। अब आइए 40,000 रुपया वाली बात करते हैं। 40,000 रुपया की तनख्वाह, नौकरी ज्वाइन किया 1/10 से, इस 40,000 के लिए अब बात कर रहे हैं सिर्फ, सैलरी गेट्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, अक्टूबर में ज्वाइन किया, लास्ट डे ऑफ द मंथ कोई ड्यू भी हो जाती है, यानी पहली बार ड्यू हुई 31/10/23 को, बोलिए आपको समझ में आएगी नहीं बात, अक्टूबर की तनख्वाह अक्टूबर की आखिरी तारीख को ड्यू होगी, और हर महीने ड्यू होती होगी, आखिरी ड्यू कब होगी, आखिरी ड्यू होगी 31 मार्च 23 को। सैलरी पे कब होती है, 7 तारीख को, तो 40,000 वाली पहली तनख्वाह कब पे हुई, 40,000 की पहली तनख्वाह पे होगी 7 नवंबर को, अगले महीने की 7 तारीख को पे होती है ना, अक्टूबर में जॉब किया है नौकरी, तो अक्टूबर की तनख्वाह 7 नवंबर को पे होगी, तो पहली बार पे होगी 7/11/23 को,
आखिरी बार पे होगी 7 मार्च 23 को। हर महीने की 7-7 तारीख को पे होगा ना, बस पहला आप देख लो, आखिरी तो हर महीने अब उसके बाद पे हो रहा है, ठीक है, पिछले महीने के रिस्पेक्ट में। देखिए मार्च महीने की तो पे होगी अप्रैल में जाके। हमको तो बस ये देखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट वाली एंट्री कितनी है कंपनी की और ड्यू वाली एंट्री कितनी है। तो आखिरी एंट्री तो इस फाइनेंशियल ईयर में वही 7 मार्च को मार पाएगा वो फरवरी वाले रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब ये कितना कितना महीना हो गया। ड्यू 30,000 वाला क्या बार हुआ, तो चलिए गिनते हैं। ड्यू 30,000 वाला क्या बार हुआ, ये वाला पीरियड गिनिए। ओहो, ये वाला पीरियड कितना है, गिनिए मेरे साथ साथ। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, टोटल 5 हुआ। जून से अक्टूबर ये भी 5 हुआ, टोटल 5 हुआ पेड। फिर अक्टूबर से मार्च ये क्या महीना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये वाला 6 बार हुआ। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 5 बार हुआ। तो यानी जो ड्यू हो रहा है हमारा वो हो रहा है 5 बार 30,000, 5 इंटू 30,000, और 6 बार हो रहा है आपका 40,000, 6 इंटू 40,000, ये हो गया ड्यू। रिसिप्ट बताइए, रिसिप्ट हमारा हो रहा है 5 बार, ये रहा 5 बार 30,000। अब बच्चों 5 ही बार हो रहा है रिसिप्ट 40,000 वाली भी, 5 इंटू 40,000, 5 इंटू 30, 30 बन जाए 1.5 लाख, और 6 4 सा 24, 2,40,000, 6 5 5 से 15, 1,50,000, 5 चौके 20, 2 लाख। तो ये हो गया 3,50,000 रिसिप्ट और 3,90,000 रुपया ड्यू। सैलरी की इनकम है 390। देखिए अगर तनख्वाह बदल जाती है ना तो दोनों का अलग अलग पहले तो पीरियड देख लीजिए कितनी बार 30,000 वाला, कितनी बार 40,000 वाला ड्यू हुआ, ड्यू निकाल लीजिए, वैसे ही रिसिप्ट निकाल लीजिए, कितनी बार 30,000 वाला रिसिप्ट, कितनी बार 40,000 वाला रिसिप्ट। मजा आया आपको? चलिए अब देखिए, मिस्टर एक्स ज्वाइंड जॉब ऑन 1/1/23। पता है उसने नौकरी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले ही कर ली है। इस फाइनेंशियल, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे थे हम नौकरी ज्वाइन करा रहे थे करंट फाइनेंशियल ईयर में। पता है मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी पूरी सैलरी हेड पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन ड्यू और रिसिप्ट की कैलकुलेशन नहीं आती। इतने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पता है हम आपको क्यों कराते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। बच्चा जानता है ड्यू रिसिप्ट विचएवर इज अर्लियर पे पेमेंट टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ समझता नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर पाता। पूरा सैलरी चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाता है, बस उसको ड्यू और रिसिप्ट ही नहीं मालूम है, राइट। एंड आई एम वेरी श्योर आपको अगर विश्वास ना हो तो कोई भी बच्चा जिसको आप और जान रहे हैं, आपके साथ का कोई भी कलीग जो ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है, जिसने सैलरी चैप्टर पढ़ लिया हो, आप ये वाला प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको कराया है ये आप उससे करा लीजिए। उससे ड्यू का मतलब क्या है, रिसिप्ट का मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सैलरी की इनकम एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्सेबल होगी या एम्प्लॉय की। शायद वो ना बता पाए, कहेगा सैलरी एम्प्लॉय की होती है, एम्प्लॉय की अकाउंटिंग चलेगी। नहीं, एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग चलती है, ठीक है। तो देखिए, और एग्जाम क्वालिफाई करना क्यों डिफिकल्ट लोगों को लगता है, देखिए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना। आई कैन गारंटी यू, एश्योर यू, आपको सब चीज हलवा लगेगा एग्जाम का पेपर। क्यों? क्योंकि आप बहुत इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मैं और भी सब्जेक्ट्स करा रहा हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कराता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा रहा हूं, आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग करा रहा हूं, और ये सारे सब्जेक्ट बड़े ही इन डेप्थ होते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए,
थॉरो एनालिसिस होती है हर एक चैप्टर की, एक एक वर्ड बहुत इन डेप्थ कराया जाता है। मतलब आप कुछ भी पढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली एंजॉय। हाँ, सभी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे नहीं होती हैं, बट बहुत सारी वीडियोस होती भी हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की तो मैं पूरी सीरीज ही दे रहा हूं आपको, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इवन यू विल फाइंड कि बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट है जिसमें कुछ कुछ वीडियोस हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ आई एम टेकिंग दोस चैप्टर्स। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने कोई भी चैप्टर किसी से भी पढ़ा है तो अगर वो चैप्टर कहीं मेरे चैनल पे दिख जाता है, सर्च कीजिए एंड देखिए कि एम आई मेकिंग अ डिफरेंस इनटू इट, ठीक है। और अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इवन अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ था, तो इफ यू फाइंड इट एनीवे डिफरेंट, ठीक है, कुछ नया लर्न करने को मिला तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कुछ कम मिला तो भी बताइए, अच्छी नहीं लगी वीडियो डिसलाइक भी मारिए, ठीक है। बी वेरी फेयर, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो खुल के लाइक मारा कीजिए, राइट। एप्रिसिएशन से घबराया नहीं करिए। एक इंसान पूरा वीडियो देने को तैयार है और आपको लगता है लाइक में भी कंजूसी होनी चाहिए, तो सोच लीजिए कहां से ये जस्टिफाइड है। मिस्टर एक्स ज्वाइन जॉब ऑन 1/1/23, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसकी सैलरी थी ₹40,000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी गेट्स ड्यू ऑन last day of each month, paid on 5th of next month, left job on 31st जुलाई, ऐसे लिख देते हैं 31/7/23, लेफ्ट है ये। ज्वाइंड another job on 1/8/23, ठीक है। सैलरी बढ़ के मिली होगी तभी नौकरी छोड़ा है। सैलरी ₹50,000 पर मंथ, यहाँ तनख्वाह 50,000 रुपये महीना थी, ठीक है। सैलरी ड्यू होने का सिस्टम इनका अलग था, आपको भी पता है, ये तो एम्प्लॉयर का सिस्टम है भाई, वो सैलरी ड्यू कब कराता है, ठीक है। सैलरी ड्यू कराने का मतलब होता है कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी दिखाता है कि तनख्वाह देनी है, ये कब दिखाता है। तो जनरली आप देखेंगे दो ही तरीका मेन होता ही है, या तो एम्प्लॉयर महीने की आखिरी तारीख दिखाते हैं या अगले महीने की 1 तारीख को वो एंट्री मारते हैं ड्यू की, ठीक है। वैसे भी ज्यादातर केसेस में महीने की आखिरी तारीख को ड्यू कराने का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप जिद थोड़ी ना कर सकते, एम्प्लॉयर को अगले महीने की 1 तारीख को कराना है ड्यू, 1 तारीख को कराए, ठीक है। सैलरी गेट्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और पेड कब होती है? पेड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपको लग रहा होगा सर पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो आप छाप रहे हैं फिगर बदल के। बेटा जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा पिछले जैसा नहीं है, बहुत अलग है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, कभी भी मेरे 5 एग्जाम्पल, अच्छा मैं क्या एग्जाम्पल लिख के लाया हूं? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी मेरे सामने नहीं है, ठीक है। आपकी आंखों में आंखें मिला के एकदम आराम से बात कर रहा हूं, ऑन द स्पॉट सोच रहा हूं, ऑन द स्पॉट लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कोई कागज पत्तर लेके नहीं बैठा हुआ हूं। जो नोट्स आपको देता हूं वही नोट्स बस मेरे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेक्शंस, प्रोविजंस, ये सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट क्रिएट करता हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज सिखा दी। अब ये हर एग्जाम्पल पुराने एग्जाम्पल से थोड़ी सी नई बात सिखाता है और अगला लेवल सिखाता है। मैं जब अभी तो देखिए हेड ये सैलरी शुरू ही हुआ है, आप देखिएगा कैसे मैं एक एक प्रोविजन पे एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराता हूं। पहला एग्जांपल सिंपल सा, दूसरा एग्जांपल में वो ट्रिक पॉइंट होगा, ठीक है, जिससे आप कुछ और सॉल्यूशन कर देंगे, गलत कर देंगे, फिर हमको बताएंगे आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए इस क्वेश्चन में ये लाइन भी लिखी हुई थी और इसलिए आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया।
ऐसे आपको प्रिपेयर करते हैं ना कि एग्जाम की जितनी भी ट्रिक वो लगाता है ना एग्जामिनर कि अब गलत करा देंगे तब गलत करा देंगे, तो आपको लगता है देखो हमको ना बेवकूफ बनाओ, रास्ते से पढ़ के आए सब आता है हमको, ठीक है। क्योंकि आपके देखिएगा जितने भी एग्जाम्पल्स हम क्रिएट कराएंगे बहुत सिंपल होंगे, लेकिन आप गलत कर देंगे, आप बार बार गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आप गलत करें यहां, और फिर आपको हम दिखाएं कि क्वेश्चन में क्या लाइन लिखी हुई थी और आपने क्यों गलती कर दी। बहुत मजा आने वाला है इस पूरी जर्नी में, ठीक है। और आपने अभी तक भी देख के ये समझ लिया होगा कि आप ये टैक्सेशन जब मुझसे कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट जब आप मुझसे करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना नहीं होता है, आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लें, आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सके, आप उस सब्जेक्ट पे कंसल्टेंसी दे सके, मतलब जो हाईएस्ट नॉलेज होती है ना उस सब्जेक्ट की, वो आपके पास होनी चाहिए। देखिए पास करके एग्जाम थोड़ी ना चलेगा, पैसा भी तो कमाना है, और पैसा कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन अगर दिमाग अच्छा नहीं चलता है तो आगे क्या करेंगे जीवन में। तो मैं आपको अच्छा जीवन जीने के लिए भी तैयार कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 40,000 रुपए की तनख्वाह है, ये कितनी बार ड्यू हुई है करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो भाई हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होता है। और नौकरी कब ज्वाइन किया था? अप्रैल में, मई में? नहीं भाई, पहले ही जनवरी में ही ज्वाइन कर लिया था नौकरी। तो भाई हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होता है, तो अप्रैल वाली अप्रैल में ड्यू हुई होगी इस बार, ठीक है। तो हर महीने में अप्रैल से लेकर मार्च तक हर बार ड्यू हुई होगी, लेकिन उसने नौकरी जुलाई में छोड़ दी है। तो भाई इसके हिसाब से बताइए कब कब ड्यू हुई। तो पहली बार ड्यू हुई हर महीने की आखिरी तारीख 30/4 को, से लेके कब तक ड्यू हुई? हर महीने की आखिरी तारीख को। तो जुलाई में नौकरी छोड़ा है तो जुलाई में भी ड्यू हुआ होगा। पे कब कब होता है? अगले महीने की 5 तारीख को पे होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अप्रैल महीने का ना 5 मई को ड्यू हुआ। नहीं बेटा, मार्च वाला कब पे हुआ? मार्च 2023, पिछले वाले प्रीवियस ईयर का मार्च की तनख्वाह इस बार 5 तारीख को पे हुई होगी। हाँ, आपको ये नहीं देखना किस ईयर को बिलोंग करता है, आपको देखना इस ईयर में क्या बार एंट्री हुई। हम तो बार बार यही सिखा रहे हैं ना यार, एंट्री क्या बार कर रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इस प्रीवियस ईयर में 23-24 में पहली एंट्री पेमेंट की आएगी 5/4/23 को। अब आप कहेंगे सर इस अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम जॉब ज्वाइनिंग करंट ईयर में करा रहे थे, तो पहले काम किया ही नहीं था तो पे कैसे हो जाता। इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि काम वो बहुत पहले से कर रहा था, 1 जनवरी से ही कर रहा था। तो जनवरी वाली तनख्वाह फरवरी में आई होगी, ऐसे सोचो, जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च की, मार्च की तो अप्रैल में आई ना। जनवरी वाली 1 जनवरी को उसने जॉब ज्वाइन किया, तो जनवरी वाली तनख्वाह आई होगी 5 फरवरी को, फरवरी की 5 मार्च को, मार्च की कब आई होगी? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को आई है इस बार। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में 5 अप्रैल को भी तनख्वाह आई। फिर कब कब आएगी? जुलाई तक काम किया है तो जुलाई की भी आएगी। वो कब आएगी? 5 अगस्त को। तो 5/8/23 को आखिरी बार आएगी। ये 40,000 की तनख्वाह आखिरी बार 5/8/23 को आएगी। अब अगली जॉब उसने की 1/8/23 को 50,000 रुपए की रेट पे, 50,000 की सैलरी पे, रेट नहीं। सैलरी गेट्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी ड्यू होती है, तो अगस्त में उसने जॉब की ज्वाइन किया, तो अगले महीने की 1 तारीख से, यानी 50,000 वाली तनख्वाह पहली बार ड्यू कब होगी? 50,000 वाली तनख्वाह पहली बार ड्यू कब होगी? अगस्त में नौकरी की, अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 सितंबर को। और हर महीने वैसे ही ड्यू होती होगी, आखिरी बार 1 मार्च 24 को होगी, यही होगा। फिर अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट होती है, तो अगस्त वाली तनख्वाह पहली बार 50,000 रुपए वाली तनख्वाह पहली बार कब पे हुई होगी? 7/9/23 को, ठीक है। अब कब तक पे होती रहेगी? 7 मार्च 24 तक। क्या बात है सर। अब आइए महीना निकाल लीजिए, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना है, ठीक है। यहां देखिए सितंबर से मार्च, सितंबर से मार्च, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीना, ठीक है। और ये पेमेंट है सितंबर से मार्च, अगेन 7 महीना। अब आइए निकालते हैं सैलरी इनकम।
पहले ड्यू निकालेंगे, पहले आप बताएंगे ड्यू कितना हुआ। ड्यू हुआ 4 महीना 40,000, 4 इंटू 40,000 प्लस 7 इंटू 50,000, ठीक है। रेसिप्ट बताइए, 5 इंटू 40,000 प्लस 7 इंटू 50,000, 4 चौके 16, 1,60,000, 535, 3,50,000, ठीक है। 5 चौके 20, 2 लाख और 3,50,000, 3,50, 1,60, 3,50, 4,10, 5,10 हो गया, 5,10,000, 3,00,000, 4,10, 5,10 और 3,50 और 2 लाख, 5,50,000। तो दोनों में से हायर क्या हो गया? 5,50,000, सैलरी 5,50,000। राइट। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप हर वैरायटी के क्वेश्चन को तैयार हो करने के लिए एक इलस्ट्रेशन हमने बुक में भी दिया है, ये भी देखिए। Illustration 1. Until 31st August 2023, X is in the employment of Nokia Limited on a fixed salary of 35,000 per month, which becomes due on the first day of the next month. अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होता है, ठीक है। अगस्त तक ही वो नौकरी कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहां तक ड्यू हुआ होगा 35,000, ठीक है। मतलब नौकरी तो पहले से ही कर रहा था ना, ऐसा तो ही ना बता रहा इस साल ज्वाइन किया है, अप्रैल में ज्वाइन किया है, तो अरे इसके पहले भी किया होगा, तो मार्च 2023 की सैलरी होगी वो ड्यू हुई होगी ना 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 35,000 रुपए वाली तनख्वाह जो ड्यू हुई है वो क्या बार हुई है? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, उसने 31 अगस्त तक नौकरी की, ड्यू होती है अगले महीने की 1 तारीख को, तो अगस्त वाली 1 सितंबर तक ड्यू हुई होगी भाई, 1 सितंबर तक ड्यू होगी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, 6 बार 35,000 ड्यू हुई है। प्लस इसके बाद ऑन 1 सितंबर वो एलजी लिमिटेड ज्वाइन कर लिया, सैलरी 40,000 विच बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब 1 सितंबर को वो एलजी ज्वाइन किया और एलजी में तनख्वाह उसी महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो जाती है, तो 40,000 ड्यू हुआ सितंबर 30 को पहली बार और मार्च तक ड्यू हुआ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 बार ड्यू हो गया। 7 इंटू 40,000। क्या आपने नोटिस किया कि इस साल में 12 महीने थे लेकिन ड्यू 13 बार हो रहा है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सितंबर महीने में तनख्वाह 2 बार ड्यू हो गई, ये जो अगस्त तक जब काम किया तो अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हुई, तो 1 सितंबर को भी ड्यू हुई, और जहां सितंबर में नौकरी किया वहां 30 सितंबर को ड्यू हो गई तनख्वाह। तो सितंबर में एक बार 1 तारीख को भी ड्यू हुआ है और 30 तारीख को भी ड्यू हुआ है, इसलिए 13 बार ड्यू होगी तनख्वाह, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, सैलरी पे कब होती है? अब ये देखिए, सैलरी इज पेड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, सैलरी 7 तारीख को पे होती है, तो रिसिप्ट देखते हैं, 7 तारीख को पे होती है। तो अगस्त तक हम यहां काम किए थे तो हमको तनख्वाह मिली होगी सितंबर की 7 तारीख तक 30,000 वाली, 35,000 वाली, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 बार मिला है 35,000, ठीक है। और 40,000 रुपए वाली तनख्वाह भी अगले महीने की 7 तारीख से मिलेगा, यानी 7 अक्टूबर से मिलना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मई बार हमको 40,000 भी मिला। देखिए, मिलेगा जो तनख्वाह वो अगले महीने की 7 तारीख को, तो सितंबर वाली तनख्वाह हमको मिलना शुरू हुआ अक्टूबर से, 7 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 6 बार ही मिला। तो ये हो गया ड्यू और रिसिप्ट। ड्यू हुआ है आपका 13 बार, रिसिप्ट हुआ है 12 बार ही। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 35,000, 2,10,000 प्लस 2,80,000, ये वाला 2,10,000 प्लस 2,40,000, 2,10,000, 2,40,000 कितना हुआ? 4,50,000। यहाँ पे कितना हुआ? 2,00,000, 4,90,000,
दोनों में से जो ज़्यादा है, तो सैलरी की इनकम हुई 4,90,000। कैलकुलेशन देख लीजिए, यही आ रहा होगा 4,90,000। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कि हर महीने का आप देखेंगे ड्यू और रिसिप्ट ऐसे ऐसे करके, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने कराया यहाँ। ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने किया यहाँ पे। ड्यू निकालेंगे, रिसिप्ट निकालेंगे, ये अर्लियर के हिसाब से किया है भाई। अप्रैल का तनख्वाह कब अर्ली हुआ, आपको जरूरत नहीं है ऐसे, आप रिसिप्ट निकालिए, पेमेंट निकालिए, ज्यादा जो हुआ वो टैक्सेबल होनी है। मंथ वाइज देखने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर परफेक्ट इन दिस। अब हम आते हैं आगे के टॉपिक, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये क्या चीज है? एडवांस सैलरी का मतलब होता है आपने तनख्वाह ही एडवांस में मांग ली। ठीक है, मतलब आपने एम्प्लॉयर को कहा कि हमको ना अगले महीने की तनख्वाह अभी दे दीजिए, तो ये होता है एडवांस सैलरी। ठीक है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या होता है? आप एम्प्लॉयर से कहते हो कि आप हमको लोन दे दीजिए सैलरी के अगेंस्ट में, और अगर हम लोन पे नहीं करेंगे तो सैलरी से पैसा काट लीजिएगा। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। देखिए एडवांस सैलरी क्या होती है। एडवांस सैलरी होती है कि आप फरवरी में खड़े हो, ठीक है, तो फरवरी में एम्प्लॉयर जनवरी की तनख्वाह आपको दे रहा था, तो आपने कहा सर हमको जनवरी की तो दे ही रहे आप फरवरी में, और फरवरी की भी दे दीजिए ना, अभी जरूरत है, कुछ बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने आपको ये तनख्वाह एक महीने की और तनख्वाह एक्स्ट्रा दे दिया तो वो कहलाता है एडवांस सैलरी। ऑब्वियसली वो आगे चल के नहीं मिलेगा, जब फरवरी की तनख्वाह मार्च में आपको देनी होगी तो एम्प्लॉयर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो पहले ही दे चुका है, तो इसको कहते हैं एडवांस सैलरी। दूसरा होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। दूसरा वर्ड क्या है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये लोन होता है बेटा, इसका मतलब होता है लोन। आप एम्प्लॉयर से कहते हो, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपया है, ठीक है, आप एम्प्लॉयर से कहते हो कि आप हमको लोन दे दीजिए 25,000 रुपए का, ठीक है, वो लोन है प्रॉपर, आपने कर्ज लिया है, और कहते हो कि भाई कभी भी अगर आपको लगे कि हम आपका पैसा नहीं दे रहे, और आप उसमें टाइम भी बताते हो। एडवांस अगेंस्ट सैलरी में आप पैसा जब लेते हो तो आप पैसा वापस करते हो, ठीक है। एडवांस सैलरी में आप पैसा वापस नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि सैलरी आपने एडवांस में ली, अगले महीने आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? एडवांस सैलरी का मतलब हुआ कि आपने एक महीने की पहले ही तनख्वाह उठा ली, तो जिस दिन तनख्वाह देने की डेट आएगी उस दिन एम्प्लॉयर आपको नहीं देगा, बात खत्म। ये होता है एडवांस सैलरी। लोन अगेंस्ट सैलरी का मतलब ये होता है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है लोन ले लेना। आप एम्प्लॉयर से कहते हो हमको 25,000 रुपया दे दीजिए 2 महीने के लिए, तो 2 महीने बाद आप 25,000 रुपया एम्प्लॉयर को वापस करते हो, और तनख्वाह जिस दिन आपकी बनती है उस दिन आपको मिलते जाती है। लेकिन हम उसको एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 महीने में भी अगर तुम एम्प्लॉय ने बदमाशी की, नहीं दिया पैसा, तो एम्प्लॉयर पैसा काटेगा तनख्वाह में से, इसलिए हम कहते हैं इसको एडवांस अगेंस्ट सैलरी। हालांकि इसको सैलरी से रिलेट करिए ही मत, इसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता। एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा, आप जितना समय में उनसे रिक्वेस्ट किए उतने समय में आप उसको वापस कर दोगे, और तनख्वाह जिस दिन आती है उस दिन आती रहेगी। समझ में आ गई बात? तो जो एडवांस सैलरी होता है वो आपको पहले रिसीव हो जाता है, इसलिए वो टैक्सेबल भी बन जाता है, क्योंकि आपको मालूम है जो ज्यादा हो गया, ड्यू या रिसिप्ट व्हिचएवर इज मोर, ठीक है, तो अगर आपको एडवांस में पैसा आ गया तो भाई ऑब्वियसली सैलरी रिसीव ज्यादा हो जाएगी और आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं, यानी एडवांस अगेंस्ट सैलरी लेते हैं, तो ये लोन की तरह कंसिडर होता है, वो आपकी इनकम नहीं होती है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपने लिया है और एज इट इज आप वापस भी करेंगे। क्लियर है बात? सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको सैलरी फॉरेन करेंसी में आती है, डॉलर में मान लीजिए आती है, तो क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी डॉलर्स में बनाएंगे? आंसर इज नो। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इंडियन करेंसी में ही बनेगी, आईएनआर में बनेगी, ठीक है। सैलरी ड्यू और रिसीव फॉरेन करेंसी में हुई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डॉलर को कन्वर्ट करना होगा इनटू इंडियन करेंसी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ माय इनकम। तो जब हमको कन्वर्ट करना होगा तो अब बात आती है कि किस दिन के रेट, क्योंकि जो ये फॉरेन करेंसी का रेट है ना, ये हर दिन चेंज होते रहता है, तो हम किस दिन के रेट पे कन्वर्ट करें उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनफैक्ट एक दिन के भी दो रेट्स होते हैं, आइए समझाते हैं आपको। जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज, इसका रेट कैसा होता है? जैसे आप पूछेंगे आज का डॉलर का रेट क्या है,
तो हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आज का जो डॉलर का रेट है वो है 84.20 डैश 84.90। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको कहा जाता है टू वे कोट, याद रहेगा आपको, टू वे कोट। दो रेट्स होंगे, जब भी आप हमसे पूछेंगे डॉलर का रेट पूछ लिया, पाउंड का रेट पूछ लिया, कुछ भी पूछ लीजिए, हम आपको दो रेट बताएंगे, 84.20, 84.90। अब ये दो रेट का मतलब क्या है, जो पहला रेट होता है उसको कहा जाता है बिड रेट, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं आस्क रेट। ये तो हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन में, मतलब फाइनेंशियल वर्ड है ये। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं बाइंग रेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेलिंग रेट। ये रेट कौन देता है, ये रेट दे रही है बैंक, ठीक है। तो बैंक ये कहना चाहती है कि बाइंग रेट 84.20 है, मतलब हम आज बाई कितने में करेंगे डॉलर, 84 रुपया बैंक कह रही है कि मेरा बाइंग का रेट है 84.20 और मेरा सेलिंग का रेट है 84.90। हम 84.90 में बेचेंगे, यानी एक बात समझिए, बैंक मुझसे ये रेट दी है हमको 84.20, 84.90, हम डॉलर खरीदने जाएंगे, हमको कितने का पड़ेगा, ऑब्वियसली जितने में डॉलर बैंक बेच रही है, ठीक है, बैंक बेच कितनी कर रही है 84.90, यानी दिस इज बाइंग रेट फॉर मी, राइट। लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए, बाइंग रेट और सेलिंग रेट जब भी हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज में तो बैंक के हिसाब से बोलेंगे, आपके हिसाब से नहीं, आपको कितने में पड़ेगा, आपके लिए उल्टा हो जाएगा एकदम, ठीक है। आज बैंक कह रही है 84.20 का हम डॉलर खरीदेंगे, इसका मतलब अगर मुझे डॉलर देना है बैंक को और बदले में इंडियन करेंसी लेनी है, तो बैंक हमसे डॉलर कितने मिलेगा 84.20, यानी $1 लेगा तो देगा हमको 84.20। लेकिन वही हम उससे बोलेंगे डॉलर दो हमको, तो कहेगा 84.90 दो, 84.90 मांगेगा। तो ये बैंक का बाइंग रेट है, ये बैंक का सेलिंग रेट है, ठीक है। इसको और कैसे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टीटी बाइंग रेट। टीटी स्टैंड्स फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है। अब ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होता है, इतना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसफर रेट के रिस्पेक्ट में ये वर्ड यूज होता है, बस आप ऐसे याद कर लीजिए, बिड रेट, आस्क रेट। बिड का मतलब बाइंग रेट, या फिर पूरे आप बोले तो हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटी बाइंग रेट बोलते हैं, ठीक है। आस्क का मतलब सेलिंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, ठीक है, यानी एक दिन के दो दो रेट होते हैं, ठीक है। अब मुझे तनख्वाह मिल रही है अक्टूबर महीने की 7 नवंबर को, ठीक है, हमें अक्टूबर महीने की 7 नवंबर को तनख्वाह मिली, कितनी, मान लीजिए $10,000। तो अब हमको कन्वर्ट करना है इसको इंडियन करेंसी में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सैलरी ड्यू हुई अक्टूबर की, ठीक है, रिसीव हुई 7 नवंबर को, अक्टूबर 2023 की सैलरी ड्यू हुई और रिसीव हुई, सैलरी ड्यू हुई अक्टूबर 2023 की ऑन 31/10/23 मान लीजिए, ठीक है, रिसीव हुई 7/11/23 को, ठीक है। तो अब बात आती है कौन से डेट का हम ये रेट लेंगे, और रेट भी लेंगे तो कौन सा वाला लेंगे, जब हमें तनख्वाह कितनी आई, सैलरी थी मान लीजिए $1,000, तो अब $1,000 में कौन सा रेट मल्टीप्लाई करें और किस दिन का रेट करें, क्योंकि ये दो रेट भी हर दिन के अलग अलग होंगे, और फिर इन दोनों में से भी कौन, अगर डेट पता चल गया तो भाई रेट कौन सा ले। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट आई नीड टू थिंग्स, एक हमको जानना है किस डेट का रेट ले, ठीक है, और कौन सा रेट ले, मतलब बिड वाला लें कि आस्क वाला लें, और डेट कौन सा होगा यही जानना है, ठीक है। तो लॉ यही क्लियर करेगा कि अब $1,000 को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तनख्वाह अगर फॉरेन एक्सचेंज में आ रही है आपकी। इफ द सैलरी इज अर्न इन फॉरेन करेंसी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्जन रेट होगा टीटी बाइंग रेट ऑन स्पेसिफाइड डेट, एक पर्टिकुलर डेट का टीटी बाइंग रेट लेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि रेट जो है वो हमारा बाइंग रेट होगा, ये वाला होगा, ठीक है, यानी 1000 में हमको मल्टीप्लाई करना है बाइंग रेट, किस डेट का लेंगे अब ये, ठीक है। स्पेसिफाइड डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू, सैलरी जिस महीने में ड्यू हुई है उसके पहले वाले महीने की आखिरी तारीख,
लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू। सैलरी ड्यू कब हुई है? 31 अक्टूबर को। इसके प्रीसीडिंग मंथ की आखिरी तारीख, इसके प्रीसीडिंग मंथ की आखिरी तारीख, यानी हमें लेना होगा डेट इस सैलरी को कन्वर्ट करने के लिए 30/9/23, जिस महीने में ड्यू हुए उसके पहले महीने की आखिरी तारीख। लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू। सैलरी जिस महीने में ड्यू हुई है उससे पहले वाले महीने की आखिरी तारीख। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। अगर सैलरी एडवांस में पे हुई है तो जिस महीने में एडवांस पे हुई है उसके पहले वाले महीने की आखिरी तारीख। ठीक है, तो चलिए अभी ये हम छोड़ देते हैं। पेड इन एरियर्स तो आपको मालूम भी नहीं है, अभी एरियर हम आपको बहुत बाद में पढ़ाएंगे, तो उसी समय ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना ही फोकस कर लेते हैं। सैलरी जब भी ड्यू हुई है, लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ इन विच द सैलरी इज ड्यू। अब मान लीजिए अक्टूबर की सैलरी ड्यू होती, मान लीजिए सैलरी अक्टूबर महीने की है। अब देखिए हम क्या क्या बता रहे हैं। सैलरी अक्टूबर 23 की ड्यू हो रही है ऑन 1/11/23, पे हो रही है ऑन 7/11/23। कौन सी डेट का रेट लेना है? एक्सचेंज रेट किस डेट का लेंगे आप? एक्सचेंज रेट आपको लेना है जिस महीने में ड्यू उसके पहले महीने की आखिरी तारीख। 31/10/23 का रेट पकड़ लेना। कौन सा रेट लेना? 31/10/23 का बाइंग रेट। क्लियर है? जब भी सैलरी ड्यू होती है उसके पहले वाले महीने की आखिरी तारीख का बाइंग रेट पकड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए सैलरी को। तो 31/10/23 का जो भी बाइंग रेट होगा, जो तनख्वाह में मिली $1000 $2000 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे मेरी इनकम आ जाएगी इंडियन करेंसी में, और यही मेरी इनकम दिखानी है हमको अपनी रिटर्न में, इनकम टैक्स में। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में हमने ड्यू और रिसिप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझाया। यही पूरी बात थी, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों ही कवर कर लिया हमने। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आएंगे तो इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा ये सब पढ़ने में। अगर आनंद आया है तो प्लीज बताइए ना कमेंट के जरिए कि यस यू एंजॉयड दिस क्लास। एंड हर क्लास में एक आदत बनाइए कि जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगता है ना पूरी क्लास का, वो कमेंट में किया करिए। ठीक है, स्टॉप अप्रिशिएटिंग मी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द क्लास। जो सबसे मजेदार लर्निंग थी पूरे क्लास की, पूरी क्लास में कुछ ना कुछ तो एक विशेष चीज आप लर्न करते होंगे, वो कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।